तो साथियों, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद का दूसरा वीडियो है जिसको हम चालू कर रहे हैं। यदि आपने पहला वाला हिस्सा ना सुना हो तो उसको जरूर सुन लें, क्योंकि उसी विकास क्रम में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो आपको पहला वीडियो सुनना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको ये आगे की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से साथियों समझ में आएंगी। तो अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, इस विकास क्रम के सिद्धांत से मानव इतिहास के विकास क्रम को समझते हैं। साथियों, दुनिया के दार्शनिकों ने उपरोक्त सिद्धांतों से मानव इतिहास को 5 अलग अलग अवस्थाओं में समझाया है। पहली अवस्था कौन सी थी इतिहास में? कबीलाई व्यवस्था। उस समय पत्थर के औजारों का विकास हुआ था, उसी से सारा कुछ जीवन जीने का काम करते थे। दूसरा, गुलामों की व्यवस्था पैदा हुई जिसमें धातुओं के औजारों का विकास हुआ। तीसरा, सामंती व्यवस्था पैदा हुई जिसमें लोहे के औजारों का विकास हुआ। चौथा, पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ जिसमें मशीनों का विकास हुआ। आगे जो व्यवस्था आएगी वो समाजवादी व्यवस्था आएगी और जिसमें सामूहिक स्वामित्व ये प्रमुख तत्व होगा। इसी विकास क्रम में ये समाज या सामाजिक इतिहास चल रहा है। तो इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि सारी व्यवस्था, सब चीज़ें विकास क्रम में चल रही हैं। कबीलाई व्यवस्था में क्या था? कबीलाई व्यवस्था में उत्पादन संबंध उत्पादन के साधनों और आजीविका के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व पर आधारित थे। उत्पादन का इकलौता उद्देश्य उपभोग था। कबीलाई व्यवस्था में क्या था कि जो सामूहिक व्यवस्था थी, सब लोग मिलकर के इकट्ठा करते थे उत्पादन के साधन। उत्पादन की मतलब जो खाने की वस्तुएं हैं, जीवन जीने के जो साधन है, वो उनको इकट्ठा करते थे और सामूहिक रूप से उसका उपभोग करते थे। और जो भी उनके पास उत्पादन के साधन थे उन पर सबका पर सामूहिक स्वामित्व था, कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं था। इसलिए इस व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था में किसी तरीके का शोषणकारी व्यवस्था नहीं थी। तो ये इसमें क्या था? सामूहिक स्वामित्व था। उत्पादन के औजारों का मालिक पूरा समाज था कबीलाई व्यवस्था में। दूसरा, इस समय मुख्य चिंता क्या थी? भोजन, प्राकृतिक आपदाएं, जंगली जानवरों का हमला, ये मुख्य समस्याएं थी। मनुष्य इसी के लिए पूरी खोजें किया और इस समय में कोई वर्ग विभेद नहीं था, मतलब कोई वर्गीय समाज नहीं था इस समय में, तो एक ही तरीके का समाज था। तीसरा साथियों, कृषि विकास विकसित होने के साथ उत्पादन जरूरतों से अधिक होने लगा, जिस किसी को अधिशेष कहते हैं। जब खेती विकसित हुई तो खेती में जो मनुष्य के खाने का जो संसाधन है, जरूरत के जो भोजन के जो तत्व हैं, जब वो पैदा होने लगे तो मनुष्य के पास जो खाने के अलावा भी कुछ अधिशेष बचने लगा। अधिशेष का मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो पैदा कर लेते थे और जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा बच जाता था। तो इस अधिशेष उत्पादकों का निजी संपत्ति में बदलने का ऐतिहासिक घटना थी। जब निजी संपत्ति कहाँ से पैदा हुई? विकास क्रम में जब ये अधिशेष पैदा हुआ, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा पैदा हुआ, वहाँ से साथियों संपत्ति, निजी संपत्ति का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। वहाँ से फिर मालिक का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ, वहीं से फिर वर्गीय समाज का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। तो ये अधिशेष पैदा होना एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी अधिशेष ने समाज को और सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। इससे ही कबीलों के अंदर असमानता के बीच पड़े। बाद में कबीलों के बाहर भी इसी कारण से निरंतर विकास में सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ती गई। अधिशेष के पैदा होने के बाद से सब चीज़ें हुई। निजी संपत्ति उत्पादन शक्तियों के आगे के विकास का आवश्यक तत्व बनी। निजी संपत्ति किसकी थी? जो समाज के जागरूक लोग थे, जो समाज के दिमागदार लोग थे, उन्होंने निजी संपत्ति पर कब्जा किया और ये निजी संपत्ति बहुत ही प्रमुख तत्व बनी आगे चल के।
क्योंकि नई उत्पादन शक्तियां पुराने सामूहिक स्वामित्व के साथ विकसित नहीं हो सकती थी। इसी कारण से सामूहिक स्वामित्व वाली कबीलाई व्यवस्था समाप्त हो गई। इन्हीं कारणों से गुलामों की व्यवस्था का जन्म हुआ। विकास क्रम को समझना है। जब निजी संपत्ति पैदा हो गई, अधिशेष पैदा हो गया, एक मालिक पैदा हो गया, एक गुलाम पैदा हो गया, तो उस समय क्या हुआ कि जो सामूहिक वाली थी, सामूहिक स्वामित्व वाली जो व्यवस्था थी, वो मेल नहीं खा रही थी। तो सामूहिक स्वामित्व वाली व्यवस्था ने मेल नहीं खाया तो क्या हुआ, सामूहिक स्वामित्व वाली व्यवस्था खत्म हो गई। फिर ये गुलाम और गुलामों के मालिक वाली व्यवस्था का जन्म हुआ। एक ऐसे, ये सबको में एक वैज्ञानिक चीज, वैज्ञानिक तर्क है, वैज्ञानिक विकास है। आप इसको अच्छी तरीके से समझोगे तो हर विकास क्रम को आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ते जाओगे। अब ये व्यवस्था क्यों बदली, उसके बिल्कुल सुनिश्चित कारण है। ये कारण, इसीलिए व्यवस्था बदली, नहीं तो ये फिर कबीलाई व्यवस्था रहती है। तो विकास क्रम में जो चीजें, इसलिए कहते हैं उत्पादन के औजार, उत्पादन के औजार अधिशेष के बाद पैदा हुए, निजी संपत्ति पैदा हुई। इस सारे विकास क्रम को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है साथियों। कबीलाई व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार था, पूरा समाज मालिक था। यह संबंध उस काल की उत्पादन शक्तियों के अनुरूप थे, क्योंकि वो समाज अलग तरीके का था। इस समय में पत्थर के औजारों के साथ धनुष बाण के भरोसे थे। धनुष बाण भी उस समय पैदा हो गए थे। इस समय में निजी स्वामित्व की अवधारणा अस्तित्व में नहीं आई थी। किस समय में, कबीलाई व्यवस्था में। इस अवस्था में ना तो शोषण था, ना ही वर्ग थे। यह समाज समानतावादी समाज था। सब मिलकर भोजन इकट्ठा करते थे, मिलकर ही उपभोग करते थे। अब दूसरा, गुलामों की व्यवस्था। मैंने आपको कबीलाई व्यवस्था समझा दी, अब हम गुलामों की व्यवस्था को समझते हैं। जैसे ही कृषि में उत्पादन बढ़ा तो श्रमिकों की मांग बढ़ी, खेती का विकास हुआ। उसके बाद से खेती के विकास में उत्पादन बढ़ा, अधिक उत्पादन बढ़ा, और ज़्यादा उत्पादन बढ़ा। तो जितना उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा उसमें श्रमिकों की मांग बढ़ी। कबीलों के बीच में युद्ध में पराजित लोगों को मारने की जगह गुलाम बनाकर श्रम में लगाना बेहतर विकल्प बना। उसका मालिक उसे पशु की तरह बेच सकता था, खरीद सकता था, उसकी जान भी ले सकता था। गुलामी व्यवस्था का मुख्य कारक क्या था? जैसे कबीलाई व्यवस्था में कबीले एक दूसरे के साथ में संघर्ष करते थे, और एक दूसरे को, जिस कबीले को दूसरा कबीला हरा देता था, उस हराए हुए कबीले के अंदर के जो मनुष्य थे, उन मनुष्यों को वो गुलाम बना लेते थे। तो उस समय तो कोई ऐसी व्यवस्था थी नहीं, तो काम कराना। तो ये धीरे धीरे करके ये गुलामों की व्यवस्था में एक गुलाम एक तरीके का एक वस्तु जैसे बन गए कि युद्ध में जो पराजित करके लाएंगे उनको मारने की जगह जान से मार देते थे। उनको सब जगह कब्जा कर ले, तो मारने की जगह उनको ये लगा कि अब इनसे खेती करवाओ, तो उनसे खेती करवाने लगे। मतलब वो गुलामों से काम का, उत्पादन का काम कराने लगे, श्रम कराने के काम में उनको लगा दिया। इसी तरीके से इस व्यवस्था में गुलाम और गुलाम के मालिक, अब गुलाम को भी मारना जरूरी नहीं हुआ, तो गुलाम और गुलामों के मालिक, दो वर्ग जो है अच्छी तरीके से अस्तित्व में आए। और इस समय उस गुलामों का मालिक पूरी तरीके से उनका मालिक होता था, पशु की तरह थे गुलाम, उनको बेच भी सकता था, बाजारों में बेचते थे। एक दूसरा जाके बाजारों से गुलाम खरीद के लाते थे, उनसे खेती का काम कराते थे, उनको मार देते थे। उनके जो बच्चे होते थे उनका मालिक गुलामों का मालिक होता था। जितने बच्चे थे, उन्हें 10 बच्चे पैदा कर दिए, तो 10 बच्चों का मालिक कौन है? जो गुलामों का मालिक है। वो मालिक जाके क्या करता था? उन बच्चों को बाजारों में बेच सकता था, अपने कामों में लगा सकता था। गुलामों की जो व्यवस्था है एक अलग तरीके के परिस्थिति में पैदा हुई। जो कबीलों का टकराव था, मुख्य बात को ध्यान रखना हो, कबीलों के टकराव के बाद से जो कबीले में से जो मनुष्यों को जीतते थे, उसके मनुष्यों को गुलाम बनाया इस प्रक्रिया से। दूसरा साथियों, भूस्वामी के परिवार के साथ गुलाम का काम करने लगे। जो किसान थे, जो छोटे छोटे जो मजदूर थे जो काम करते, उनके साथ में एक गुलाम जो है काम करने लगे। तो सारा मिला करके जो गरीब थे उनको भी श्रमिक के रूप में काम लेना शुरू किया। यानी गुलाम और जो गरीब थे वो मिला करके मेहनत का स्वर्ग बना, उत्पादन की जो शक्तियां बनी इसमें गुलामों की व्यवस्था में। इसी विकास में समाज में दो प्रमुख
स्पष्ट वर्ग उभरे उभरे। कौन कौन से दो वर्ग उभरे? पहला वर्ग गुलामों के मालिक, दूसरा वर्ग गुलाम। यहाँ से वर्गीय समाज जो है पैदा हुआ। मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने के स्रोत भौतिक रूप से पैदा हुए, मतलब मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण करने का सिस्टम इस गुलामों की अवस्था से पैदा हुआ। इसका शुरुआत यहाँ से हुआ। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ऐतिहासिक तथ्य हैं ये। वर्ग विभाजन के कारण राज्य का उद्भव हुआ। ये अलग अलग तरीके से जो पैदा हुए, वर्ग विभाजन हुआ, इसकी वजह से राज्य पैदा हुआ। और इस नए उत्पादन संबंध की खासियत यह थी कि उन्नत उत्पादन, वर्ग विभाजित समाज, आय और संपत्ति पर निजी अधिकार, सामाजिक आर्थिक विषमता, ये सब चीज़ें गुलामों की व्यवस्था में थी, जिसको ध्यान रखना है। चौथा, गुलामी व्यवस्था मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की सबसे क्रूर व्यवस्था थी। गुलाम उत्पादन करने वाले प्रमुख स्रोत थे, मगर उनको मालिक की संपत्ति और उत्पादन के औजारों के रूप में उपयोग होते थे। गुलाम कर उत्पादन करने के प्रमुख, मतलब उत्पादन गुलाम करते थे और उनको मालिक की संपत्ति और उत्पादन के औजारों के रूप में उपयोग करते थे। यानी वो मालिक की संपत्ति थे गुलाम, और उत्पादन के औजार थे, वही पैदा करते थे। बस जीवित रहने और काम करने लायक शरीर बना रहे, इतना ही भोजन गुलामों के मालिकों द्वारा उपलब्ध कराया जाता था। इस बात को ध्यान रखना है कि गुलामों के मालिक के पास न कोई संपत्ति थी, न कोई निर्णय लेने का अधिकार था, न कोई सामाजिक अधिकार था, मगर एक बात थी कि उनको जिंदा रहने के लिए भोजन, रहने के लिए जगह, ताकि वो बीमार ना हो, मरे नहीं, अच्छे हट्टे कट्टे रहें और वो काम करें। तो ये जो उसकी जीवन जीने की जो भौतिक जरूरत है, न्यूनतम जरूरत है, वो कौन देते थे? वो मालिक देते थे। मतलब इस व्यवस्था में भोजन देने, जीवन जीने के जो संसाधन है, भोजन है, वो देने की गारंटी थी, और उस देने की जिम्मेदारी किसकी थी? गुलामों के मालिक की। इस बात को ध्यान रखना, ये हम आगे जब विश्लेषण करेंगे सामाजिक व्यवस्थाओं का, तो उसमें ये बात बहुत ही प्रमुखता से आएगी कि गुलामों की व्यवस्था में गुलामों के जीवन जीने के संसाधन देने की गारंटी गुलामों के मालिक की थी। इस बात को ध्यान रखना। उनकी कोई संपत्ति नहीं थी, ना ही निर्णय लेने का अधिकार। उनके पास कोई सुख सुविधा नहीं थी। मृत्यु होने तक सिर्फ काम ही करना था। मृत्यु ही उनके दुखों और कष्टों का अंत थी। भारत में दासों और शूद्रों का ही ऐसा ही हाल था। भारत की परिस्थिति और जो यूरोप के देश हैं, दुनिया की परिस्थिति में कुछ फर्क था, मगर जो यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो इस यहाँ वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र थे और जो दास थे, भारत में दास थे, दास ही गुलाम थे। तो गुलामों की और शूद्रों की जो दुर्दशा थी, वो गुलामों की जैसे ही थी। इस बात को ध्यान रखना है। इस आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य स्रोत खेती थे, पशुपालन और दस्तकारी थे। इस समय में विकास क्रम में और नए और बेहतर औजार विकसित हुए, जिसमें कुम्हार का चाक, आदिम करघे, हाथ से चलाने वाली आटा चक्की, लोहे के उत्पादन हुए, जिससे नए नए हथियार बनने लगे। सोने और चांदी की खोज हुई। राजाओं के महल बनाए गए, नहरें खोदी गईं। अपने मालिकों के लिए बहुत सारा अधिशेष उत्पादन किया। ये विकास क्रम में सब चीज़ें पैदा हुई साथियों। इसी अधिशेष पर जीवित मालिकों ने ज्ञान विज्ञान, कला और दर्शनों का विकास किया। इसी विकास में अंतर्विरोध भी पैदा हुए। पहला अंतर्विरोध मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच में पैदा हुआ। मानसिक श्रम कौन था? जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो सिर्फ दिमाग देता था। जैसे आज की व्यवस्था में हम बात करें तो मानसिक श्रम में कौन आते हैं? मैनेजर, स्टाफ, जो फिजिकली काम नहीं करते हैं, रिसर्च करने वाले, सरकारी कर्मचारी जो फिजिकली काम नहीं करते हैं, दिमाग का काम करते हैं। तो उनके बीच में वो जो शारीरिक श्रम करते हैं, फिजिकली जो वर्क करते हैं, जैसे वर्कमैन है। कारखाने के अंदर दो तरीके का मैन पावर होता है। एक को व्हाइट मैन पावर कहते हैं, जो फिजिकली काम करते हैं, जिसमें सारे वर्कर्स होते हैं। दूसरा स्टाफ, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर, इसको व्हाइट कॉलर मैन पावर कहते हैं। तो ये व्हाइट कॉलर मैन पावर कौन है? मानसिक श्रम करने वाले लोग हैं। और जो ब्लू कॉलर मैन पावर कौन सा है? ये शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं।
तो पहला अंतर्विरोध इनके बीच पैदा हुआ। दूसरा अंतर्विरोध शहरों और ग्रामीणों के बीच पैदा हुआ, क्योंकि विकास क्रम में कुछ शहर बने थे, तो दूसरा अंतर्विरोध इसके बीच पैदा हुआ। इसी विकास में श्रमिकों के शोषण में असहनीय वृद्धि हुई। जैसे जैसे अंतर्विरोध गहराते हुए आगे बढ़े, तो गुलामों तथा वंचित जनों और मालिकों के बीच तीखा वर्ग संघर्ष पैदा हुआ। गुलामों और जो वंचित जन थे और गुलामों के मालिकों के बीच कई गुलाम विद्रोह हुए। भयंकर दमन के बीच गुलाम अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे, क्योंकि उस समय कुछ अवस्था नहीं थी, गुलामों को मार देते थे। इन्हीं विद्रोह में एक तो सीधा संघर्ष था, दूसरा खेती के औजारों को तोड़ देना, काम करने से मना कर देना। ऐसे कई प्रतिरोध के हथियार बने। इन संघर्षों से ईसवी सदी के प्रारंभ में यह अर्थव्यवस्था टूटी। इसका स्थान सामंती संबंधों ने ले लिया। ये विकास क्रम है साथियों, मैं थोड़ा पढ़ते जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत समझा चुका हूँ, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरीके से कि ये जो व्यवस्था परिवर्तन में किस तरीके से आगे विद्रोह किए गुलामों ने। गुलामों का बहुत दमन था। जैसे टूल आज कहते हैं ना कि हड़ताल करना, तो हड़ताल वाला उत्पाद, दूसरा खेती के औजार थे उसको तोड़ देना, काम करने से मना कर देना, ये हड़ताल है। तो ये तब से आज है जिसको हम हड़ताल कहते थे। गुलामों के समय भी ये प्रतिरोध के हथियार थे। अब आगे क्या हुआ, गुलामों के विद्रोह के समय जब गुलामों को ताकत से कंट्रोल नहीं कर पाए, ये तथ्य अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। विकास क्रम में जो चीज़ें पैदा हुई हैं उनका एक अलग तरीके की परिस्थिति बनी, उस परिस्थिति ने हर नई चीज को पैदा किया है। तो यहाँ एक परिस्थिति क्या बनी कि गुलामों ने विद्रोह किया, तो गुलामों के विद्रोह के समय गुलामों के जो मालिक थे वो गुलामों को ताकत से कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? ताकि क्योंकि गुलाम बहुसंख्यक थे और जो शोषण करने वाले लोग थे वो अल्पसंख्यक थे। जैसे अभी हम देखते हैं पूंजीवादी व्यवस्था में, तो पूंजीपति 1% है, 1% लोग 99% जनता पर शासन करते हैं। 1% लोग, तो 1% लोग तो बहुत कम हैं और 99% लोग बहुत ज्यादा हैं। तो 1% लोग 99% लोगों के ऊपर शासन कैसे करेंगे? तो उस समय गुलाम जो कम थे संख्या में, तो गुलामों ने गुलामों के मालिक को मतलब विद्रोह में मार करके ताकत से जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, गुलामों के मालिकों को विद्रोह में खत्म कर दिया। जब ये गुलामों के मालिकों को समझ आए, क्योंकि गुलामों के मालिक ही दिमागदार थे और शासक वर्ग थे, शोषक वर्ग थे, तो शासक और शोषक वर्ग और गुलामों के मालिकों को ये समझ में आया कि हम ताकत से गुलामों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ताकत से नहीं कर सकते, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा हैं, हम संख्या में कम हैं। तो कभी भी आके हमें मारपीट करके हमारी सबकी हत्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ताकत से कंट्रोल नहीं कर सकते। तब यहाँ से एक नई चीज़ ईजाद की गई। वो नई चीज़ क्या थी? अलौकिक दुनिया का ईजाद किया गया। अलौकिक दुनिया, दिमागों को गुलामों के दिमागों को कंट्रोल करने के लिए अलौकिक दुनिया का ईजाद किया गया, जिसको एक अदृश्य शक्ति को गढ़ा गया, अदृश्य शक्ति को गढ़ा गया। यहीं से कई तरीके के धर्म पैदा होते हैं। तो धर्म कैसे पैदा हुए? गुलामों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, मेहनतकश वर्ग के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, शोषित वर्ग के दिमागों को कंट्रोल करने के लिए। जो शोषक वर्ग था उसने इस अलौकिक दुनिया का इजाद किया। अलौकिक दुनिया का इजाद इस अलौकिक दुनिया का इजाद किसने किया? जो शोषक वर्ग था, शासक वर्ग था, दोनों ने मिल करके इस अदृश्य शक्ति को गढ़ा। और बाद में जब ये पूरी विचारधारा इन्होंने बनाई, तो इस विचारधारा को धर्म कहा गया। क्या कहा गया? धर्म कहा गया। इस बात को अच्छी तरीके ध्यान रखें। इस तरीके से पूरी दुनिया में धर्म पैदा हुए, इस तरीके से पूरी दुनिया में धर्म पैदा हुए, इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब सामंती व्यवस्था आती है।
सामंती व्यवस्था में लोहे और खेती का विकास काफी ज्यादा हो गया था। सामंती उत्पादन संबंध मानव जाति के इतिहास में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण करने पर आधारित दूसरा उत्पादन संबंध था। मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण करने का दूसरा जो जो तरीका अपनाया वो सामंती व्यवस्था थी। यह व्यवस्था 8वीं-9वीं शताब्दी से औद्योगिक क्रांति के बीच तक रही। 8वीं-9वीं शताब्दी में पैदा हुई और जब औद्योगिक क्रांति हुई उसके बीच का जो टाइम था, इस बीच में सामंती व्यवस्था पूरी दुनिया में रही। इस व्यवस्था में सामंत जमीन के मालिक थे, किसानों को शर्तों पर जमीन दी जाती थी और सबसे नीचे खेतिहर मजदूर थे। यही मेहनत कश फर्क था। उसके ऊपर शहरों के दस्तकार थे, जैसे स्वर्णकार, लोहार और दर्जी। उनके ऊपर निचले स्तर के कुलीन वर्ग थे, जैसे महाजन, व्यापारी, पुजारी जैसे वर्ग शामिल थे। उनके ऊपर बड़े सामंत, जागीरदार, मुख्य पुरोहित, राजकुमार जैसे लोग थे। वो सबसे ऊपर राजा था। इस तरीके का सामाजिक स्ट्रक्चर था सामंती व्यवस्था में। अब इसमें शोषण करने के जो किसान को शोषण करने के क्या क्या अधिकार थे, जो किसानों को जमीन देते थे शर्त के आधार पर और उनसे खेती करवाते थे। अब गुलामों की व्यवस्था में जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था बदल गई। सामंती व्यवस्था में गुलामों को मार देना, बाजारों में बेच देना, उनके बच्चों का मालिक, गुलामों के मालिक, इस सारी व्यवस्था, सब सारी चीज़ों से गुलामों को आज़ादी मिल गई। तो ये जो सामंती व्यवस्था थी ये गुलामी व्यवस्था से आगे की उन्नत व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। अब सामंती व्यवस्था में नई तरीके का शोषणकारी तंत्र विकसित हुआ। इसमें किसानों का शोषण करने के हथियार क्या क्या थे? श्रम लगान। श्रम लगान में क्या था? किसान अपने औजारों से सामंत की खेती करता था, उसके बदले उसको मेहनताना नहीं मिलता था, उसके बदले एक जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देते थे कि इसमें थोड़ी सी खेती कर ले और इसका जो मिलेगा उसमें तू जिंदा रहना। यानी जीवन जीने के लिए जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा देते थे, बाकी पूरा जीवन उसका किसान की जो सामंत की जो खेती है वो करते थे। इसके अलावा और कुछ नहीं था उसके पास। किसान के अधिशेष के शोषण का प्रत्यक्ष और क्रूर, सबसे क्रूर रूप था। मतलब किसान जो पैदा करता था वो सारा सामंत ले लेते थे और यह एक तरफ से बिगाड़ प्रथा टाइप की थी कि आपको दिन रात काम करना है, किसके लिए? सामंतों के लिए। मगर एक गुलामी व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था थी। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि हर व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से बेहतर होती है। ये शोषणकारी व्यवस्था थी, क्रूर व्यवस्था थी, मगर गुलामी की जो व्यवस्था थी उससे बेहतर व्यवस्था थी। दूसरा, वस्तु लगान, दूसरी व्यवस्था आई। कुछ दिनों के बाद क्या विकास हुआ? अब किसान को अपनी उपज का एक हिस्सा सामंत को देना पड़ता था, जिससे किसान का उत्पादन करने में लगाव बढ़ा। अब क्या आ गया? सामंतों ने बोला कि आप अपना जो पूरी फसल, पूरा खेत में फसल करो, इस फसल का एक हिस्सा हमें दे देना, बाकी आप रख लेना। तो इससे क्या है? किसान को उत्पादन करने में लगाव बढ़ा, इससे उत्पादन ज़्यादा होने लगा। तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो सामंतों की संपत्ति बढ़ी। भारत में इसको अधिया बटाई के रूप में प्रचलित थी ये व्यवस्था। तो इस तरीके से दूसरा व्यवस्था वस्तु लगान के रूप में थी। तीसरा क्या हुआ? मुद्रा लगान आया। मुद्रा लगान आखिरी में आया, जिसको हम अब फसल की, अनाज की हिस्सेदारी की जगह एक निश्चित धनराशि किसान सामंत को दिया करता, जिसको हम लगान कहते थे। अंग्रेजों के टाइम पर लगान वसूली जाती थी और ये लगान मतलब अनाज के रूप में थी। अनाज के रूप के बाद फिर ये पैसे के रूप में आई। बहुत जगह पैसे के रूप में थी, कुछ जगह अनाज के रूप में थी, मगर आखिरी में जब पूंजीवादी व्यवस्था खत्म हो रही थी, सामंती व्यवस्था का आखिरी समय था, उस समय ये पैसे में, सोने चांदी के सिक्के थे, फिर बाद में पैसा रुपया आया, तो आखिरी में रुपया के रूप में भी ये लगान थी। इसी समय में सामंतवाद का पतन आरंभ हो चुका था। आखिरी में जब मुद्रा लगान चल रही थी उसी समय सामंतवाद का पतन हो चुका था। सामंत में मुख्य प्रतिद्वंदी जो थे वो सामंत और किसान ही थे। सामंतों के द्वारा किसानों का भयावह शोषण ने बहुसंख्यक आम जनता का जीवन नरक बना दिया था। 14वीं सदी के बाद दुनिया भर में किसानों ने विद्रोह किए। इन विद्रोहों में सामंती व्यवस्था को उखाड़कर नए उत्पादन संबंध स्थापित किए। सामंती व्यवस्था में उत्पादन के साधनों यानी खेती और
खेती के उत्पादन औजारों के मालिक सामंत थे। लोहे के विकास ने हल और करघे का विकास किया, जिससे कृषि, बागवानी, दूध, घी, मक्खन बनाने के धंधों का विकास हुआ। लोहे के विकास ने खेती को तेज गति दी। लोहे और खेती के विकास ने राजाशाही व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया। अब राजाओं में आपस में युद्ध होने लगे। लोहे के विकास के बाद तीर कमानों के साथ में भाले, बर्छे, तलवार जैसे लोहे के कई हथियार युद्ध में इस्तेमाल होने लगे। इस व्यवस्था में उत्पादन की शक्तियों यानी किसानों को जमीन का टुकड़ा तो मिल गया, मगर जीवन जीने की साधनों की देने की गारंटी खत्म कर दी गई। इस बात को, तथ्य को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। गुलामों की व्यवस्था में क्या था? गुलाम पूरे टाइम मेहनत करता था, मगर गुलाम के जीवन जीने में जो लगने वाला जो वस्तुएं थी, जो साधन थे, वो कौन देता था? गुलामों के मालिक। उनका देने का गारंटी था। मगर इस सामंती व्यवस्था में नई तरीके की शोषणकारी व्यवस्था का जन्म हुआ। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ? किसान को जमीन का टुकड़ा दिया, मगर टुकड़ा में ये गारंटी खत्म कर दी कि तुम पहले अपने जीवन जीने के, तो अपने जिंदा रहने के लिए आप पहले अनाज लेना, उसके बाद सामंतों को देना। ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सामंतों को आपको इतना हिस्सा देना है। आपका पैदा हो खेती, फसल ना हो पैदा, फसल कम पैदा हो, भले आप इतनी पैदा हो कि आप उसमें जिंदा रह पाओगे, तो आप जिंदा नहीं रहना, मर जाओ, मगर जो सामंत का आपने हिस्सा है वो आपको देना है। यानी यहाँ पर क्या हुआ? शोषण करने का नए तरीके का तंत्र विकसित हुआ। जमीन का टुकड़ा तो मिला, मगर जीवन जीने के संसाधनों को देने की गारंटी खत्म हो गई। अब यहाँ से क्या हुआ? यही नई तरीके की शोषणकारी व्यवस्था थी। क्या आपको काम करना है, मेहनत करना है, उगाना है, उगाने के बाद आप जिंदा रह सकते हो। यदि आप नहीं उगाया तो आप जिंदा नहीं रहोगे। यानी आपका जीवन में लगने वाले जो संसाधन, जैसे वस्तुएं हैं, अनाज है, जो जरूरी संसाधन है, वो आपको खुद को उगाना है, तभी आप जिंदा रह पाओगे। उसमें चाहे वो आपका मौसम खराब हो जाए, और अगर नहीं आप उगा पाए, नहीं आपको मिल पाया, तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। तो ये व्यवस्था आप समझ गए होंगे। आपको सामंत का हिस्सा देना ही है। तो शोषण करने का एक नया टूल, नए तरीके की व्यवस्था पैदा हुई। अब यहाँ से एक नई दूसरी व्यवस्था जो साथ में हुआ कि किसानों से लगान के नाम पर अन्न छीनना शुरू किया। किसान को जमीन का टुकड़ा दिया, उससे पैदा जो अन्न पैदा करेगा, अन्न को जो छीनने का लिए क्या नाम दिया? लगान। यह इस छीने हुए अन्न से राजा और सामंतों सहित पूरी राज व्यवस्था चलती है। राज व्यवस्था का इसको टैक्स भी कह सकते हैं। जैसे आज की तारीख में जनता पर टैक्स लगाते हैं, आगे हम बात करेंगे टैक्स की भी। तो जो किसान से जो हिस्सा लेते थे, किसान से खाली अन्न नहीं लेते थे राजा, किसानों से चारा भी लेते थे, किसानों से लकड़ी भी कटवाते थे। यानी फलाने गांव में आपको इतनी लकड़ी काट के देना है, तो किसान उतनी लकड़ी काट के राजा के यहाँ जमा कर, सामंत के यहाँ जमा करेगा। तो जो भी राजा की व्यवस्था को, सामंतों को जरूरत पड़ती थी, वो सारा कुछ किसान जुटाता था, किसान से लेते थे। किसान उसको पैदा करता था, किसान उसको उगाता था, किसान उसको इकट्ठा करता था और इनको देता। यानी छीनने का तो एक शोषक वर्ग और शोषित वर्ग को किस नए तरीके से डिजाइन किया कि वो पैदा करेगा, उसको छीनने के तंत्र भी लगान के रूप में विकसित किए। यहाँ से श्रम की लूट का नया हथियार शुरू होता है। अब किसान का जीवन उसके श्रम और मौसम पर निर्भर हो गया। राजा, सामंत और जमींदार शोषक बन गए। अभी आप यहाँ समझ गए होंगे। आगे फिर क्या हुआ? फिर भी इस व्यवस्था में असीमित संपत्ति रखने की व्यवस्था नहीं थी। ये भी ध्यान रखना कि असीमित संपत्ति रखने की व्यवस्था नहीं थी। जब उत्पादन के नए नए औजार विकसित किए, इस समय में किसानों ने सामंतों को खत्म करने के लिए पूंजीपतियों की ताकतों के साथ मिलकर सामंती व्यवस्था का अंत किया। ये ध्यान रखना कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, नया पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ, तो उसमें जो नया मजदूर वर्ग पैदा हुआ, तो किसान जो थे और उन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर के सामंतों को और सामंती व्यवस्था का अंत किया। क्योंकि सामंती व्यवस्था थी वो बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था थी, पूंजीवादी व्यवस्था उससे अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए किसानों ने पूंजीपतियों से मिलकर के
सामंतों को नष्ट किया। ये ध्यान रखना है, हर व्यवस्था में जब अंत होता है तो इस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं। नई पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म होता है, फिर पूंजीवादी व्यवस्था सामंत जमींदारी धर्मों की ताकतें सब मिलकर एक ताकत बनते हैं। नई जो पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, पूंजीपति जो बने हैं, उसके अंदर भी ध्यान रखना कि जो ये सामंत थे, जमींदार थे, राजा थे, यही लोग पूंजीपति के रूप में तब्दील हुए, यही लोग पूंजीपति बने। और जो धर्म थे, अलग अलग जो राजा और धर्म दोनों मिलकर के व्यवस्था चलाते थे, तो यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था में भी धर्म भी इन्हीं ताकतों के साथ मिल गए, यानी पूंजीपति, धर्म और राजसत्ता, इनका एक गठजोड़ बन गया। किसमें? नई पूंजीवादी व्यवस्था में। तो जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ उसमें देखोगे तो उसके सिद्धांतिक जो तर्क चीजें हैं, लोग हैं, वो शिफ्ट होते हैं। जैसे पूंजीपति कौन बने? पुराने राजा, जमींदार, सामंत, जिनके पास धन था, वही जाके आगे चल के पूंजीपति बने। 1848 में समाजवादी व्यवस्था के लिए पूंजीवादी राष्ट्रवादी जमींदारों की सरकारों के साथ टकराव होते हैं। फिर दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं कायम होती हैं। ये ध्यान रखना कि 1848 में कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, विस्तार से हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे कि ये जो जो समाजवादी व्यवस्था पैदा हुई, समाजवादी मेहनतकश वर्ग की जो मार्क्स ने व्यवस्था पूरी पैदा की, इस व्यवस्था के अंदर एक 1818 में मार्क्स पैदा हुए थे। देखो, शोषक और शोषित वर्ग पहले से थे। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें आप देखेंगे कि वामपंथी और दक्षिणपंथी, लेफ्ट और राइट, ये फ्रांस की जो संसद थी उसमें ये पैदा हो गए थे, शब्द पैदा हो गए थे, व्यवस्था पैदा हुई थी। और फ्रांस की क्रांति में अमीर और गरीब दोनों वर्ग बहुत ही स्पष्ट रूप में थे, और गरीबों की सत्ता भी वहाँ थोड़े समय के लिए पैदा हुई। तो जो प्रतिनिधि थे फ्रांस की सभा में, एक तरफ जो गरीबों के प्रतिनिधि थे उनको लेफ्ट कहा जाता था, वामपंथी कहा जाता था, और जो पूंजीपति, सामंत और जमींदार के प्रतिनिधि थे उनको राइट कहा जाता था, और उनको राजा और जो पूंजीवादी ताकतें थीं उनका प्रतिनिधि माना जाता था। तो इस तरीके से नई समाजवादी व्यवस्था का जब जो जन्म होता है उसमें कार्ल मार्क्स जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। वो एक पूरा एक दर्शन देते हैं, उस दर्शन को अच्छी तरीके से बनाते हैं। 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से इस पूरी व्यवस्था को दुनिया के सामने रखते हैं। तो दुनिया का जो मेहनतकश वर्ग है उसको ये समझ में आता है कि हम भी, जो ये व्यवस्था बदल रही है, राजाओं से जो पूंजीवादी व्यवस्था बन रही है, वो राजाओं से हम समाजवादी व्यवस्था भी बना सकते हैं, जनता की व्यवस्था बना सकते हैं। मार्क्स का दर्शन पहला एक ऐसा दर्शन था जिस दर्शन के अंदर आम जनता का राज सत्ता कायम करने का दर्शन था। इतिहास में हमेशा शासक और शोषक वर्ग ही राज सत्ता में रहे हैं, आम जनता हमेशा शोषित और पीड़ित रही है। कार्ल मार्क्स का जो दर्शन था वो आम जनता का राज सत्ता कायम करने का दर्शन था। इस बात को ध्यान रखना है। इसलिए कार्ल मार्क्स इतिहास में ऐसे पहले दार्शनिक थे जिन्होंने मेहनतकश वर्ग, सर्वहारा वर्ग की राज सत्ता को कायम करने का दर्शन दिया, जिसको समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। तो 1848 के बाद में फिर क्या हुआ? दुनिया में दो तरीके की व्यवस्थाएं पैदा होने लगी, राजाशाही व्यवस्था करके पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था। कुछ जगह जैसे आप चीन की क्रांति में देखेंगे तो सबने मिलकर के पहले राजाशाही व्यवस्था को खत्म किया, उसके बाद से फिर पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में टकराव हुआ, क्रांति हुई और पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट कर दिया गया। आखिरी में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। रूस में क्या हुआ? रूस में भी यही हुआ। पहले सबने मिलकर के राजा का अंत किया, उसके बाद से फिर जो समाजवादी सोच के लोग थे उन्होंने समाजवादी क्रांति की, तब जाके रूस की क्रांति हुई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब जगह पहले समाजवादी व्यवस्था, राजाशाही, सबने मिलकर राजाशाही व्यवस्था को खत्म किया, फिर पूंजीवादी व्यवस्था और समाजवादी व्यवस्था में टकराव हुआ। तो कुछ जगह पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई और कुछ जगह समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। तो इस विकास क्रम को भी साथ ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या हुआ? मशीनों का विकास हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था कैसे पैदा हुई
औद्योगिक क्रांति ने, जैसे हमने उत्पादन के औजारों के बारे में आपको समझाया है, तो उत्पादन के औजार जब मशीनें पैदा हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, इस कारण से फिर पूरी एक नई व्यवस्था पैदा हुई, पूंजीवादी व्यवस्था हुई। पुरानी व्यवस्था का, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था में किसान जमीन के मालिक बन गए। अब पूंजीवादी व्यवस्था सामंती व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था थी। किसानों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में किसानों को जमीन जो थी, जमीन के मालिक नहीं थे, तो जमीन के पट्टे, जमीन का मालिकाना हक पूंजीवादी व्यवस्था ने दिया। लगान बहुत कम कर दी, कम करने के बाद धीरे धीरे विकास क्रम में लगान को खत्म कर दिया। पूरी फसल का मालिक किसान बन गया। तो किसान के लिए पूंजीवादी व्यवस्था एक चमत्कार था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अब क्या इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या बदलाव आया? किसान को, किसान की फसल का जो टैक्स सब लगता था वो सारा चीज खत्म हो गया। अब वस्तुओं पे टैक्स लगने लगा। क्या नई तरीके की व्यवस्था आई? जो हमारी जीवन जीने की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं पर टैक्स लगने लगा। और इस नई तरीके की व्यवस्था को हमने पूंजीवादी व्यवस्था कहा। जब उद्योगों का विकास होता है तब पूंजीवादी व्यवस्था में दो नए वर्ग पैदा होते हैं, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। ये कहा कब पैदा हुए? पूंजीवादी व्यवस्था ने इसको पैदा किया। किसको पैदा किया? पूंजीपति वर्ग को पैदा किया और सर्वहारा वर्ग को पैदा किया। यहाँ पर शोषक के रूप में पूंजीपति वर्ग है और सर्वहारा वर्ग में भी, सर्वहारा वर्ग मतलब शोषित के रूप में सर्वहारा वर्ग है। विकास क्रम में सर्वहारा वर्ग में भी दो वर्ग पैदा किए गए, एक काम करने वाले, एक काम करवाने वाले, जिसमें एक को कहते हैं मानसिक श्रम करने वाले और एक दूसरे शारीरिक श्रम करने वाले। दो तरीके का, सर्वहारा के अंदर भी दो तरीके का विभाजन किया गया। अब उत्पादन तो सामाजिक हो गया, मगर उत्पाद और उत्पादन के औजारों के मालिक निजी पूंजीपति बन गए। निजी पूंजीपति बन गए। इन उद्योगों से मुनाफा निजी बन गया। इस मुनाफे को जब कागज करेंसी में बदला तो इनको रखने के लिए बैंक स्थापित किए गए। यहाँ से पूंजीपतियों के पास असीमित पूंजी रखने की व्यवस्था बन गई। ये विकास क्रम को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। इतिहास के विकास क्रम में संपत्ति भी नहीं थी, संपत्ति रखने की व्यवस्था भी नहीं थी। अब सामाजिक जो उत्पादन के औजार थे उनके ऊपर सामाजिक जो है मालिकाना हक था। अब क्या हो गया? उत्पादन तो सामाजिक हो गया, मगर उत्पादन और उत्पादन के मालिक निजी पूंजीपति बन गए। मुनाफा भी निजी हो गया और इस मुनाफे को बड़ा बनाने के लिए, असीमित करने के लिए पूंजीपतियों ने करेंसी को, जो चांदी और सोने के सिक्के थे उनको ज़्यादा रख नहीं पाते थे, उनको लोग लूट लेते थे, तो उनके बदले में उनके बिहाफ पे कागज की करेंसी बनाई गई और कागज की करेंसी को के रखने के लिए बैंक बनाए गए और बैंक में पूंजीपतियों को रखने के लिए असीमित पूंजी रखने की व्यवस्था बन गई। कितना बड़ा भी पूंजीपति बन सकता है, ये पूंजीवादी व्यवस्था में पैदा हुआ। और इस बैंकों के माध्यम से जो आम जनता का जो पैसा है वो भी पूंजीपति लोन के रूप में इस्तेमाल कर सकें, तो आम जनता का पैसा इस्तेमाल कर सकें और अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर सकें। ये व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था ने बनाई। इसलिए पूंजीवादी और पूंजी व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था के रूप में बनी। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों का मालिक स्वामी पूंजीपति बन जाता है। उत्पादन के साधनों पर श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता। अब काम करने के बदले मजदूरी, वेतन, तनख्वाह देने की व्यवस्था आई। अब इस व्यवस्था को समझना है साथी। मैंने विकास क्रम में अलग अलग व्यवस्था, अब ये पूंजीवादी व्यवस्था में नई तरीके का एक संबंध, नई तरीके की व्यवस्था आई। अब क्या व्यवस्था आई? उत्पादन, पूंजीवादी व्यवस्था में सारे उत्पादन के साधनों का मालिक स्वामी पूंजीपति बन गया। उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं बचा। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक संसाधन है, आज हम आगे इसकी बात करेंगे, उसका भी श्रमिक, उस पर भी श्रमिकों का कोई अधिकार नहीं बचा। पहले जैसे आप जंगल से लकड़ी ला सकते थे, आप नदी से रेती उठा सकते थे, पहाड़ों से पत्थर और मरम उठा सकते थे, वो भी छीन लिया। उसका वो भी आप नहीं उठा सकते। अब केवल आपको काम करना है, काम के बदले
आपको मजदूरी मिलेगी रुपया के रूप में, तनख्वाह मिलेगी, वेतन नाम मिलेगा। ये तीनों नाम से हमको अलग अलग तरीके से पैसा मिलता है। यानी काम के बदले आपको पैसा मिलेगा और उसी पैसा से आपको अपना जीवन जीना है। काम के बदले पैसा मिलेगा, उसी पैसा से आपको अपनी जीवन जीने की वस्तुओं को बाजार से खरीदना है और उसी हिसाब से आपको अपना जीवन जीना है। ये नई तरीके की पूंजीवादी व्यवस्था में नई तरीके की व्यवस्था पैदा हुई, इसको ध्यान रखना है। पूंजीवाद ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का नारा तो दे दिया, सबको व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्रता दी, इसलिए तो पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी व्यवस्था थी, पिछली व्यवस्था थी। कई सामाजिक अधिकार दिए, इसमें गुलामों की मुक्ति, जो गुलामी व्यवस्था थी उसको मुक्ति करी, स्त्री की मुक्ति, काले और गोरों के भेद को खत्म किया। इस व्यवस्था में मुनाफा सबसे बड़ा संचालक शक्ति बन गया। अब क्या बन गया? समाज की संचालक शक्ति मुनाफा बन गया। निजी पूंजी, निजी पूंजीपति और निजी मुनाफा, ये तीन चीजें प्रमुख बन गई पूंजीवादी व्यवस्था में। निजी पूंजी यानी मुनाफा, और यही मुनाफा प्रमुख समाज को का संचालक शक्ति बन जाता है। निजी पूंजीपतियों ने राजसत्ता को अपने मुनाफे को बनाने और बढ़ाने के हिसाब से डिजाइन किया। यानी सत्ता किसकी थी? पूंजीपतियों की। तो सत्ता को कैसे डिजाइन किया कि वो अपने मुनाफे कैसे बढ़ाएं, किस तरीके से उनकी पूंजी बढ़ेगी, किस तरीके से निजी पूंजी पैदा होगी, उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, इस तरीके से राजसत्ता का डिजाइन किया। और पूंजीपतियों ने सामंती समाज में जन्मे वर्ग विरोध को समाप्त नहीं किया। जो वर्ग विरोध थे उस समय क्या थे? किसान थे और सामंत थे। अब यहाँ नए वर्ग पैदा हो गए। अब यहाँ कौन पैदा हो गया? यहाँ पूंजीपति पैदा हो गया और मजदूर वर्ग पैदा हो गया। नए तरीके के वर्ग पैदा किए, नए तरीके के शोषणकारी व्यवस्था का स्वरूप बनाया, नए तरीके शोषण के नए तरीके और नए रूपों को स्थापित किया। किसने? पूंजीवादी व्यवस्था ने। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसा वर्ग समाज है जिसमें एक छोटा सा वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है। छोटा सा वर्ग, पूंजीपति संख्या में 1% होते हैं। वो पूरे उत्पादन के साधन, सारे का मालिक कौन होता है? पूंजीपति होते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का ये वर्ग चरित्र है, ध्यान रखना है। 1% मालिक सारे उत्पादन के पर नियंत्रित रखता है, जिसको बुजुर्ग वर्ग कहा जाता है। बाकी बहुसंख्यक लोगों के पास केवल अपना श्रम बेचकर ही अपने जीवन चलाने की व्यवस्था होती है। बहुसंख्यक लोगों की, इस बात को अच्छी तरीके, बहुसंख्यक लोगों के पास क्या है? आपको श्रम बेचकर, अपना श्रम बेचकर, वो श्रम भी किसको बेचना है? पूंजीपति को बेचना है। अपने जीवन को चलाने की व्यवस्था होती है। श्रम का खरीदार भी केवल पूंजीपति वर्ग ही होता है। मेहनतकश वर्ग का श्रम का खरीदार कौन होता? पूंजीपति वर्ग होता है। इसलिए इनको सर्वहारा कहा जाता है। एडम स्मिथ जो थे वो पूंजीवादी अर्थशास्त्र के जनक थे, उनको जनक माना जाता है। और उनका सिद्धांत था मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था। इस व्यवस्था में कहा गया कि आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के क्रय विक्रय में सरकारों की कोई बंदिश या भूमिका नहीं होनी चाहिए, बाजार ही अपने आप नियंत्रित करेगा। एडम स्मिथ श्रम को भी पूंजी, जमीन, मशीन की तरह उत्पादन का साधन मानते थे। श्रम को भी कहते हैं कि उत्पाद की बिक्री में से हुए लाभ में सबका हिस्सा होता है। इसमें पूंजीपति का भी एक हिस्सा होता है। इसी से पूंजीपति श्रमिक को वेतन के रूप में भी एक हिस्सा देता है। एडम स्मिथ का जो सिद्धांत था उसी को आज की पूंजीवादी व्यवस्था मानती है, जिसमें श्रम का जो श्रमिक का जो उत्पादन है, श्रम का जो मेहनत है, उसको एक वस्तु के रूप में वो मानते हैं। इसके बाद मुक्त प्रतिस्पर्धा और मुनाफा से पूंजी को साम्राज्यवादी पूंजी में बदल देते हैं। इस तरीके से बड़ी पूंजी पैदा हो जाती है। जैसे अमेरिका के पास बड़ी पूंजी पैदा हो गई। अमेरिका के जो पूंजीपति हैं, जो कॉर्पोरेट्स घराने हैं, अनाप शनाप पूंजी उनके पास इकट्ठी हो गई। इसी को कहते हैं साम्राज्यवादी पूंजी। इससे कुछ शक्तिशाली पूंजीपति या कुछ पूंजीपतियों का समूह बाजार पर कब्जा कर लेता है। यह पूंजीपतियों का समूह केवल वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और श्रमिकों की श्रम की कीमत को
अपने तरीके से नियंत्रित नहीं करता, बल्कि दुनिया भर की राजनीति, मीडिया, कानून बनाने वाली सरकारों को भी नियंत्रित करता है। तो क्या ध्यान रखना है, ये जो साम्राज्यवादी पूंजीपति हैं, जो बड़े पूंजीवादी समूह हैं, यही पूंजीवादी समूह और यही पूंजी सब कुछ को कंट्रोल करती है। राज सत्ता को, दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ पूंजी ही नियंत्रित करती है। इस बात को ध्यान रखें, सरकारों को भी नियंत्रित करती है, सब कुछ को नियंत्रित करती है। इस तरीके से दुनिया भर में मल्टीनेशनल कंपनियों की संख्या दुनिया भर में बड़ी संख्या में बढ़ी है। हमारे देश में अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति पैदा हुए हैं। मुनाफे की भूख इनको दुनिया भर में ले गई और पूंजीवादी देशों की सरकारें इनके एजेंट के रूप में काम करती दिखती हैं। इसलिए पूंजीवादी सरकारें पूंजीपतियों की सरकारें होती हैं, वो पूंजीपतियों की एजेंट होती हैं। पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ाने के लिए, संसाधन बढ़ाने वाले के लिए, प्राकृतिक संसाधन पर कब्जा कराने के लिए एक एजेंट के रूप में पूंजीवादी सरकारें काम करती हैं। और इन सरकारों को कौन बनाता है? पूंजीपति बनाते हैं। पूंजीपति अपना पैसा देते हैं, संसाधन देते हैं। अब आगे हम चर्चा करते हैं श्रमिकों की दुर्दशा और क्रांति। जब पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करता है, बाजार में कंपटीशन में वस्तुओं की कीमत को कम करता है, इस होड़ में लघु उद्योग बड़ी संख्या में तबाह होते हैं। इस होड़ में श्रमिकों के वेतन को कम करता है, कई तरीके से शोषण बढ़ाता है, श्रमिकों को सरबराह के रूप में तब्दील कर देता है। ये बात समझ गए होंगे आप। अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, जो कंपटीशन होता है उसको मुनाफा बढ़ाने के लिए श्रमिकों का वेतन कम करते हैं, तरीके से मतलब कई तरीके के शोषण करते हैं। इसी कारण से श्रमिक जो है सर्वहारा वर्ग के रूप में कुछ नहीं होता है उसका, फिर भी उसका और ज़्यादा शोषण होता है। श्रमिकों की बाजार से ज़्यादा वस्तुओं को खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है। जैसे पैसा कम मिलता है, शोषण ज़्यादा होता है, तो जितना पैसा मिलेगा उतना श्रमिक बाजार से वस्तुएं खरीदेगा, जिससे बाजार में कंपनियों के उत्पाद बिकना मुश्किल हो जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का यही सबसे बड़ा संकट है। उत्पादन शक्तियों का शोषण करके 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 उनको ऐसे जगह ला देते हैं कि उनको खरीदने की क्षमता उनकी खत्म कर देते हैं। तो जब खरीदने की क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी बाजार में जो आप वस्तुएं पैदा कर रहे हैं वो नहीं बिकेंगी, इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाती है। अभी इस समझ को पूंजीवादी जो पूंजी व्यवस्था है उसमें बहुत सारे उन्होंने विकास किए, हम अलग से बात करेंगे इसके बारे में। इसलिए उन्होंने एक उच्च मध्यम वर्ग पैदा किया है, मध्यम वर्ग पैदा किया है। इस तरीके के वर्ग पैदा कर रहे हैं वो कि उनका जो है, जो वस्तुएं बाजार में पैदा करें वो वस्तुएं खरीदने के लिए भी एक वर्ग हो, ऐसा वर्ग पैदा कर रहे हैं। और शेयर बाजार के माध्यम से उनकी पूंजी को वापस वो अपने कारखानों में लगाते हैं। बहुत बड़ा तंत्र है, अलग से हम कभी बात करेंगे। इसलिए इस तरीके के वर्ग जो है, जो पूंजीवादी जो समाज है, पूंजीवादी जो राज व्यवस्था है वो पैदा कर रही है, तरह तरह के नए वर्ग पैदा कर रहे हैं ताकि उनके उत्पादन भी बिक सकें। मगर बड़ी संख्या में मेहनतकश वर्ग होता है, तो मेहनतकश वर्ग की अगर खरीदने की क्षमता कम हो जाती है तो फिर बाजार में ज़्यादा वस्तुएं नहीं बिकती हैं। दूसरी तरफ पूंजीपति बड़े बड़े कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिकों को एकत्रित करता है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में पूरा समाज लगा है, इसलिए उत्पादन के साधनों पर भी निजी स्वामित्व हो, इसकी मांग उठती है। जब कारखाने निजी पूंजीपतियों के बने रहते हैं तो यह बात उत्पादन के सामाजिक रूप से मेल नहीं खाती है। इसी कारण से उत्पादन शक्तियों और पूंजीपतियों के बीच अंतर बड़ो तेज हो जाता है। इस समय में बाजार में मांग घटती है और जिससे उत्पादन रोकते हैं और बड़ी संख्या में श्रमिकों को नौकरी से बाहर करते हैं। यह काम उस समय करते हैं जब करोड़ों लोग बेरोजगारी और भुखमरी से त्रस्त रहते हैं। इस समय में उत्पादन के संबंध अब उत्पादक शक्तियों के व्यवस्था के अनुरूप नहीं रहे, दोनों के बीच उग्र अंतर विरोध पैदा हो गया होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूंजीवाद के गर्भ में क्रांति अंकुरित हो रही है, जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर मौजूदा पूंजीवादी स्वामित्व के स्थान पर समाजवादी स्वामित्व स्थापित करना है।
यही पूंजीवादी व्यवस्था का शोषकों और शोषितों के बीच का अत्यंत तीव्र वर्ग संघर्ष है। राजाशाही व्यवस्था के अंत में बारूद की खोज ने युद्ध करने के तरीकों को बदल दिया। इसके बाद में तोपें बनी, बंदूकें बनी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में टेक्नोलॉजी का विकास होता है, मिसाइल होती है, इंटरनेट आता है, पूरे पूरे तरीके से समाज को बदल जाता है और निरंतर खोजों से भारी बदलाव होता है। यह पूंजीवादी व्यवस्था ने दुनिया पर कब्जा करने, विरोधी को खत्म करने के लिए ईजाद की है। तो पूंजीवादी जो तंत्र है, उनका जो विरोधी है, उनका जो बीच में आता है, उनको खत्म करने के लिए उनके ऊपर हमला करते हैं। अब आगे आखिरी में मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पूंजीवाद का अस्तित्व और श्रम की लूट से है। पूंजीवाद का अस्तित्व किससे? श्रम की लूट से। इस तत्व को अच्छे तरीके से समझना है। इस तत्व को कार्ल मार्क्स ने एक लाइन में समझा दिया है, मुनाफा श्रम की लूट है, इसी लूट से पूंजी का वृक्ष खड़ा हुआ है। मुनाफा 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 अतिरिक्त मूल्य कहते हैं इसको, अतिरिक्त मूल्य मुनाफा, यही श्रम की लूट है और इसी लूट से पूंजी पैदा हुई है। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और इस पूंजी को पैदा करने वाला श्रमिक है। पूंजी कौन पैदा करता है? श्रमिक पैदा करता है। इसलिए इस पूंजी का असली मालिक भी श्रमिक ही है। जो भी वस्तुएं प्रत्यक्ष हो रही, इसको पूरा समाज मिलकर प्रकृति के सहयोग से अपने श्रम से पैदा करता है। इसलिए इन वस्तुओं और इससे पैदा मुनाफा का मालिक भी पूरा समाज होगा। ये कार्ल मार्क्स ने कहा। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है? सब साधनों का मालिक पूंजीपति है। पूंजी का मालिक पूंजीपति है। प्रकृति और संसाधनों का मालिक पूंजीपति है। सबका मालिक पूंजीपति है। पैदा पूरा समाज कर रहा, मालिक खाली पूंजीपति बनेगा। मगर समाजवादी व्यवस्था में क्या है? पैदा सारा समाज करेगा, मालिक भी पूरा समाज होगा। ये मार्क्स कहते हैं। पूंजीवाद का अस्तित्व पूंजी है और पूंजी का अस्तित्व श्रम की लूट है। पूंजीवाद का अस्तित्व पूंजी है, पूंजी का अस्तित्व श्रम की लूट है। श्रम की लूट यानी श्रमिक की लूट है। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा श्रमिकों के श्रम की लूट होगी, उतना ज़्यादा मुनाफा पूंजीपतियों का बनेगा, उतना ज़्यादा मुनाफा पूंजीपतियों का होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल हैं जिसको हमारे साथियों को ध्यान रखना है। पूंजीवाद श्रमिक वर्ग की लूट पर खड़ा है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का अंतहीन शोषण होना अनिवार्य है। पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होगा ही, ये सुनिश्चित अंतहीन शोषण होगा। क्योंकि जितना ज़्यादा शोषण करेंगे, जितना ज़्यादा उनसे ज़्यादा कम, जितने कम पैसे में जितना ज़्यादा उत्पादन करवाएंगे, उतना ज़्यादा पूंजीपति का मुनाफा बनता है। इसलिए ये शोषणकारी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का अंतहीन शोषण होना सुनिश्चित है। इसी प्रक्रिया में पूरा मेहनतकश वर्ग निर्धन होता जाता है और पूंजीपति वर्ग धनवान होता जाता है। इसलिए असमानता निरंतर बढ़ना भी सुनिश्चित है। हमारे देश के पिछले 10 साल के आंकड़े देख लीजिए, कितनी खतरनाक तरीके से असमानता बढ़ रही है। ये असमानता बढ़ने का कारण क्या है? पूंजीवादी व्यवस्था का नीतियां हैं, पूंजीवादी व्यवस्था है। सरकार और पूंजीपति काम देने की गारंटी को देने को तैयार नहीं है, ना ही जीवन जीने के बुनियादी संसाधनों देने को तैयार है। इसलिए इस पूंजीवादी व्यवस्था ने उत्पादन शक्तियों को सर्वहारा बना दिया। इस जो पूंजीवादी सरकार है, काम की गारंटी नहीं देती, किसी भी तरीके की काम की गारंटी नहीं देती कि आपको इतने दिन काम मिलेगा ही। अभी जो कारखानों में परमानेंट नौकरी थी, उसको खत्म करके अस्थायी नौकरी बंद कर रहे हैं, ताकि कारखानों के अंदर भी काम देने की गारंटी खत्म हो जाए, नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाए। जब कारखानों में काम की जरूरत होगी तो बुला लेंगे, नहीं जरूरत है तो भगा देंगे। आपका परिवार कैसे जिंदा रहेगा? आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहेंगे? आपके बच्चों को रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इससे पूंजीपति को कोई लेना देना नहीं है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, ना ही बुनियादी संसाधन है। जैसे अगर उसको जो प्राकृतिक संसाधन है, जो जंगल से लकड़ी है, अगर उसको कोई झोपड़ी बनाना है तो उसके लिए वो जंगल से बिना पैसे में काट के मिल जाए, तो आप जंगल से भी आप नहीं ले सकते हो। आप एक तगाड़ी रेती नहीं उठा सकते हो, एक पत्थर किसी जगह से नहीं उठा सकते हो। यानी आपको पैसे ने काम की गारंटी नहीं दे रहे। मजदूरी भी न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। अब न्यूनतम मजदूरी का मतलब क्या है? कि आपके जिंदा रहने के लिए मजदूरी है। तो जिंदा रहने के लिए मजदूरी मतलब महीना भर काम करोगे
तब आपको जिंदा रहने के लिए मजदूरी मिलेगी। महीना भर काम करोगे जब, वो यदि उसी में अगर आपको 15 दिन काम मिला तो फिर 15 दिन में तो आप जिंदा रहने लायक भी आपको पैसा नहीं मिला, तो आप भूखे मरोगे, आपका जीवन नारकीय जीवन हो जाएगा। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मेहनतकश वर्ग को सर्वहारा बना दिया। उसके पास कुछ भी नहीं है, सब तरीके से हारा हुआ है वो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस श्रम है। श्रम भी कोई खरीदने की गारंटी नहीं है। इस तरीके से इस मेहनतकश वर्ग को सर्वहारा, इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था सबसे ज्यादा शोषणकारी व्यवस्था है। ध्यान रखना है, गुलामों की व्यवस्था में भी जीवन जीने के संसाधनों को देने की गारंटी थी। सामंतों की व्यवस्था में जमीन का टुकड़ा था किसान के पास। पूंजीवादी व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग के पास कुछ नहीं है, सिर्फ 2 हाथ है, कुछ भी नहीं है, 2 हाथ है। और यहाँ पे जीवन जीने के संसाधनों को देने की गारंटी खत्म कर दी, और श्रम को मतलब उसका जो श्रम बेचता है वो श्रम को रेगुलर मिले, उसको काम रेगुलर मिले, इसकी गारंटी भी खत्म कर दी। बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ा दी ताकि श्रमिक जो है कम से कम पैसे में अपना श्रम बेचने को मजबूर हो। यानी ये शोषणकारी व्यवस्था ये तरह तरह से मजबूर करती है मेहनतकश वर्ग को। मेहनतकश वर्ग में किसान भी आते हैं, किसानों को भी मजबूर कर रहे हैं कि ये पूरा जो है मजदूर और किसान मिलकर के इसको मजबूर करके ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से शोषण करके पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बना के और बड़ा पूंजीपति बन सके। उसने सब कुछ छीन लिया। जंगलों से जो जीवन उपयोगी वस्तुएं थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जंगल से लकड़ी, रेत, पत्थर, मोरम, बांस, पल्ली कुछ भी नहीं ले सकते हो। जंगल और जंगलों में जो खनिज संपदा है उसके मालिक भी निजी पूंजीपति बन गए, सबके ठेकेदार निजी पूंजीपति बन गए हैं। अब सब रुपया से मिलेगा और रुपया केवल श्रम से मिलता है। श्रम की कीमत सरकार और पूंजीपति तय करते हैं। उसके पास अब श्रम करने के अलावा कोई कुछ भी नहीं है, श्रम मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। अब श्रमिकों का परिवार जीवन जीने की अनिश्चितता की अवस्था में चला गया है। ये परिस्थिति हमारे सामने आज बन गई है, जिसको हमको ध्यान रखना है। आज हमारे देश में सबसे सस्ता श्रमिक कौन है? सबसे सस्ता श्रमिक कौन है? जिसका जीवन जीने में लगने वाला खर्चा सबसे कम है। न्यूनतम वेतन का फार्मूला भी वैसी बनता, अभी हम जब राजनीतिक अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे तब उसमें ये सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। वो श्रमिक जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं वो सबसे सस्ता श्रम है, क्योंकि उसके जीवन में सबसे कम पैसे में वो अपना जिंदा रह लेता है। तो न्यूनतम वेतन क्या है? जिंदा रहने में जो साधन लगते हैं वो न्यूनतम वेतन है, क्योंकि इसको जिंदा रखना है। जो कॉलोनी में निवास करता है उसकी श्रम की कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, यानी उसको थोड़ा वेतन कह सकते हैं। बड़ी कॉलोनी में रहते हैं उनकी श्रम की कीमत और ज़्यादा रहती है। तो श्रम की कीमत से ही जीवन स्तर तय होता है। जिसकी जितनी श्रम की कीमत होगी उसका उस तरीके का जीवन स्तर होता है। तो श्रम की कीमत से ही जीवन स्तर बनता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसका मतलब है जितना सस्ता श्रम करेंगे उतना ज़्यादा लोगों का जीवन स्तर गिरेगा, जितना नीचा स्तर होगा उतना सस्ता श्रम होगा, जितना जीवन स्तर नीचा हुआ उतना सस्ता श्रम होगा। यह पूंजीवाद का मूल अवधारणा है। यह पूंजीवाद का मूल अवधारणा है कि जितना सस्ता श्रम करेंगे उतना ज़्यादा जीवन जीने के स्तर को गिराना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कि अभी परमानेंट नौकरियां खत्म कर दी, तो जो कॉलोनियों में जो मकान बना के रहते थे वो अब ठेका मजदूरी में जो काम करते वो झुग्गी बस्तियों में रह रहे, यानी उनका स्तर गिर रहा। जो स्टाफ मैनेजर, सीनियर मैनेजर थे, अब उनकी तनख्वाह कम हो गई है। थर्ड पार्टी में, आउटसोर्स में, इस तरीके में कम पैसे में, तो उनका भी जो बड़ी कॉलोनियों में रहते थे वो छोटी कॉलोनियों में आ गए। मानी सबका जीवन स्तर गिर रहा है। तो जितना जीवन स्तर गिरेगा उतना सस्ता श्रम होगा। तो सस्ता श्रम जब करता है तो सारे वर्गों को, सभी तरीके के वर्गों को के जीवन स्तर को पूंजीवाद गिराता है। यही पूंजीवादी व्यवस्था की मूल अवधारणा है, जिसको अच्छी तरीके से समझना है।
इसलिए पूंजीवादी सरकार सस्ता श्रम करने के लिए आम जनता का जीवन स्तर गिराती है। इसका मतलब है कि मजदूरी, वेतन, तनख्वाहें कम करती है या बढ़ने नहीं देती है। इसी कारण से नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रम कानूनों और स्थायी नौकरी को खत्म किया, बेरोजगारी को बढ़ाया, ताकि आम जनता कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा घंटा काम करने को मजबूर हो सके। नौकरी के भगाने के डर पैदा किया। इसी डर से वो ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करे, कम समय में ज्यादा उत्पादन करवाने के लिए मजबूर कर सके। श्रमिकों को, जो मानसिक और शारीरिक श्रमिक हैं, को जितना ज़्यादा मजबूर करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा पूंजीपति का बनेगा। इस व्यवस्था में मेहनतकश वर्ग का शोषण, दुर्दशा और मजबूरी पूंजीपति वर्ग का मुनाफा बनाने का साधन है। इस वाक्य को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस व्यवस्था में मेहनतकश वर्ग का शोषण, दुर्दशा और मजबूरी ये पूंजीपति वर्ग का मुनाफा बनाने का साधन है। इसलिए मेहनतकश वर्ग की दुर्दशा पूंजीवाद में बिल्कुल सुनिश्चित है और इसी शोषण पर पूंजीवाद खड़ा है। ये सारी सिद्धांतिक बिल्कुल स्पष्टताएं हैं, सब चीजें इसको आप समझ सकते हो। अब हम समाजवादी व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन शक्तियों के साधन उत्पादन संबंध बेमेल होने के बाद समाजवादी व्यवस्था आएगी। वो ध्यान रखना सुनिश्चित है कि समाजवादी व्यवस्था आएगी, क्योंकि विकास का नियम ये कहता है कि आगे व्यवस्था बदलेगी। मजदूर और पूंजीपति के टकराव से एक नई व्यवस्था पैदा होगी, जो समाजवादी व्यवस्था होगी। दुनिया के कुछ देशों में राजाशाही व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था कायम हो गई थी। जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था कायम हो गई, पूरी विकास के बाद फिर बदलेगी। ये रूस की क्रांति के बारे में समझना है कि वहाँ जो विकास हुआ, इसलिए 91 में दोबारा वहाँ पूंजीपतियों के कब्जे में चलेगी। फिर विकास क्रम में जाके फिर आके समाजवादी व्यवस्था आएगी, फिर रेगुलर समाजवादी व्यवस्था रहेगी। इस व्यवस्था में उत्पादन के औजारों का राष्ट्रीयकरण करेंगे। उत्पादन के औजारों का मालिक सरकार बनेगी। सरकार उत्पादन शक्तियों की होगी और वही सरकार को चलाएगी। ये विकल्प है। इस शोषणकारी व्यवस्था को, मेहनतकश वर्ग की जो शोषण हो रहा पूंजीवादी व्यवस्था में, उसका विकल्प या उसका कल्याण या उसका मुक्ति समाजवादी व्यवस्था में ही होगा। इसमें कैसे होगा कि इस जो सरकार किसकी बनेगी? उत्पादन शक्तियों की, यानी ये सर्वहारा वर्ग की सरकार बनेगी। सर्वहारा वर्ग क्रांति करके समाजवादी व्यवस्था को कायम करेगा और इस समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन के औजार हैं उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, यानी सारे जो संसाधन है उनका जो निजीकरण कर दिया है उसका राष्ट्रीयकरण करेंगे। उत्पादन के जो औजार हैं उनका मालिक सरकार बनेगी। निजी स्वामित्व जो है, जो पूंजीपति जिनों का स्वामित्व है, उसको समाप्त किया जाएगा। सरकार उत्पादन शक्तियों की होगी, वही सरकार को चलाएंगे। उत्पादन समाज की जरूरतों के अनुसार होगा, मुनाफे के लिए नहीं होगा। समाज को जो जरूरत है उसी आधार पर उत्पादन होगा। उत्पादन का वितरण जरूरत के अनुसार होगा। सारी उत्पादन शक्तियां उत्पादन करेंगी, जिससे उत्पादन संबंध बनेंगे, बेहतर उत्पादन संबंध बनेंगे। इस व्यवस्था में कोई भी उत्पादन के औजार निजी नहीं होंगे, यानी निजी पूंजीपति नहीं होंगे, इसलिए संबंध बेमेल नहीं होंगे। यह व्यवस्था सभी तरीके से बेमेल यानी असमानता को धीरे धीरे खत्म करेगी। समानतावादी समाज का निर्माण करेंगे। यही समता मूलक समाज यानी साम्यवाद होगा। यह मानव इतिहास के विकास क्रम का वास्तविक इतिहास है। इसी विकास क्रम में विकास होगा। ये साथियों सारे वैज्ञानिक तर्क हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपके सामने बात रखी है और आने वाले समय में हमने अब इसके आगे खत्म हो जाता है ये चैप्टर। इसको थैंक्स लिखा गया है। आप सभी को धन्यवाद, आपने यहाँ तक इस वीडियो को सुना। और इसमें हमारी एक किताब है ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर, तो छोटी छोटी सी किताब है, 30-30 रुपये उनकी कीमत है। और एक किताब है सुखमय जीवन का विकल्प, तीनों वैचारिक किताबें हैं, उसकी कीमत 100 रुपये है। तो ये तीनों किताबों को आप यदि पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी।
जो मैंने इसमें जल्दी जल्दी भी समझाई, संक्षेप में समझाई, किताबों के अंदर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथियों, अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट पर विजिट जरूर करें, विचार मंच के वीडियो जरूर सुने पूरे शुरुआत से, और इतिहास को समझना चाहते हैं तो फिलॉसफी फोल्डर को में जो वीडियो उनको सुने, और भी अलग अलग विषयों पर बहुत सारे फोल्डर हैं, बहुत सारी जानकारी है हमारे इसमें, उस जानकारी को जरूर सुने। आप इस जानकारी को सुनेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।